कुछ विशिष्ट समुदायों का उल्लेख किया, जैसे यंगलू, इंडियन और दलित वर्ग। महोदय, किंतु यह संशोधन केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए ही नहीं है। मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि यह सभी समुदायों और महामहिम की प्रजा के हित में है। महोदय, मेरा विचार है कि यदि भारत के किसी भी समुदाय को देश की किन्हीं सेवाओं पर एकाधिकार करने की अनुमति दे दी गई तो वह जनता के लिए भारी एक खतरा बन जाएगा। मैंने इसे जनता के लिए भारी खतरा इसलिए कहा है कि इससे उन विशेष समुदायों में जो अपेक्षाकृत सुविधाजनक स्थिति में हैं, न केवल शिष्टता का भाव पैदा हो जाता है, बल्कि उन्हें कुछ विशिष्ट समुदायों द्वारा दिए गए संरक्षण पर निर्भर बनाकर आम जनता का कल्याण भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हम भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें ऐसी प्रणाली से इसका प्रारंभ करना चाहिए जो महामहिम के समुदाय के प्रत्येक सदस्य को देश की किसी भी लोक सेवा में उसकी योग्यता के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करने की अनुमति दे सके। और महोदय, यदि अनुमति दें तो मैं कहूँ कि मैं जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ वह उस सिद्धांत की ही तार्किक परिणति है जो पैराग्राफ में ही प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि यदि आप खंड 4 के उपखंड 1 को देखें तो आप यह पाएंगे। उप समिति का विचार है कि भारत में नए राजनीतिक ढांचे की सरकार बन जाने के बाद भारत की रक्षा का सरोकार ब्रिटिश सरकार से न रहकर अधिकाधिक भारत की जनता से हो जाता है। महोदय, अब यदि इसका कोई अर्थ होता है तो वह यह है कि भारत की रक्षा का संबंध अधिकतर भारत के सभी लोगों से होना चाहिए। इसका संबंध भारत की जनता से होना चाहिए, न कि किसी समुदाय विशेष से। इसलिए इस सदन से मेरा निवेदन है कि वह मेरे प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर ले। डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव से कि भर्ती सभी वर्गों के लिए खोल दी जाए, मैं उनसे सर्वथा सहमत हूँ, बशर्ते कि दक्षता के स्तर बनाए रखा जाए। डॉक्टर अंबेडकर, यही तो मेरे संशोधन में है। मैं कहता हूँ कि भर्ती और दक्षता में संगति होनी चाहिए। माननीय तेज बहादुर सप्रू, मैं भी डॉक्टर अंबेडकर के साथ हूँ। श्री बसु, अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। इस संशोधन में सेवा संबंधी समिति के विभाग के एक भाग की अतिव्याप्ति है, जिसके खंड 5(4) में किसी भी समिति की सदस्यता के बारे में कहा गया है कि किसी लोक सेवा में जाति, धर्म या वंश के आधार पर पदोन्नति अथवा अधिक्रमण नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर, हमने अपने प्रस्ताव में सेना को शामिल नहीं किया था। श्री थॉमस, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वह पैराग्राफ जानबूझकर समाविष्ट किया गया था। उप समिति का विचार है कि भारत में नए राजनीतिक ढांचे के विकसित हो जाने के बाद भारत की रक्षा का सरोकार केवल ब्रिटिश सरकार से न रहकर अधिकाधिक भारत की जनता से हो जाता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि भारत की रक्षा का सरोकार भारत के किसी वर्ग विशेष से होना चाहिए। यह तो इस बात को छिपाने के लिए जानबूझकर गढ़ लिया गया है और इस पर भारतीयकरण शब्द लागू होता है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीयकरण तो उस स्थिति में भी हो सकता है जबकि सभी समुदायों को लोक सेवा में प्रवेश का कोई अवसर ही न हो। भारतीयकरण का तो तब यह अर्थ भी हो सकता है कि कुछ ही समुदायों
का एकाधिकार बना रहे। अध्यक्ष, यदि यह बात है तो इसको नोट किया जाएगा। चैप्टर 7, उप समिति संख्या 8, सेवाएं। दूसरी बैठक 7 जनवरी 1931। डॉक्टर अंबेडकर, जिस एक बात पर मैं समझता हूँ कि इस उप समिति को विचार करना है वह यह है कि क्या भारतीयकरण की इस प्रक्रिया में भावी लोक सेवा में वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर भारतीयों और यूरोपियों में किसी प्रकार का विभेद रखा जाएगा। मेरे विचार से इस मुद्दे पर इस उप समिति को अवश्य विचार करना चाहिए। इसलिए मैं इस पैराग्राफ में यह जोड़ देना चाहता हूँ, क्या वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं के मामले में भारतीय मूल और यूरोपीय मूल में समानता होगी? अध्यक्ष, हम इसका ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात 4, संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए भर्ती प्राधिकारी कौन होगा? माननीय श्री शीतल वार्ड, इसमें आपको नियंत्रण का प्रश्न भी जोड़ना होगा। कौन भर्ती करेगा और कौन नियंत्रण रखेगा? अध्यक्ष, इसे हम फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके बाद 5, भारतीय चिकित्सा सेवा की सिविल शाखा के संबंध में सिफारिशें। ये तो बहुत बड़ी सूची है, इनमें से हमें जो सिफारिशें करनी है वे हम कर सकते हैं। फिर 6, सिफारिश करने की वांछनीयता के इस प्रश्न को कि सही ढंग के भावी रंग रूटों को आकर्षित करने और सेवा में बनाए रखने के लिए किस प्रकार की शर्तें आवश्यक होगी? तकनीकी समिति या समितियों को विचारार्थ भेज दिया जाए। मुझे लगा कि इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं, उदाहरण के लिए वेतन दरों के संबंध में, जिन पर हमें विचार करना है। आप आवश्यकता से अधिक देना नहीं चाहते। दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से खराब है कि जब आपको सभी आदमी ना मिल पाए तो लोगों को अपर्याप्त वेतन दें, यह स्पष्ट है। नियंत्रण के प्रश्न पर जो बात कही गई उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही तकनीकी मामले शामिल हैं जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान का होना जरूरी है, और इसलिए मुझे संदेह है कि यह उप समिति कोई अंतिम राय व्यक्त करने के लिए सक्षम भी है या नहीं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं तो नहीं ही हूँ, इसलिए मैंने जानबूझकर कार्यसूची की मद 6 का प्रारूप तैयार किया, जिससे हम यह विचार कर सकें कि क्या हम यह नहीं कह सकते कि अच्छे प्रकार के लोगों को आकर्षित करने के लिए वेतन दर क्या होनी चाहिए? क्या कोई सज्जन यह कहने के लिए तैयार है कि वह जानता है, या कोई सज्जन यह प्रतिपादित कर सकता है कि यदि हमें इस मामले से निपटना पड़े तो नियंत्रण के संबंध में कौन से नियम बनाए जाने चाहिए? माननीय श्री शीतल वार्ड, मेरा विचार है कि नियंत्रण के संबंध में जो भी स्थूल सिद्धांत हो उस पर यही चर्चा कर ली जाए, जैसे कि क्या वह मंत्री के पास रहे जैसा कि इस समय है, या भारत सरकार को सौंप दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर, यूरोपियों और भारतीयों के पारिश्रमिक में अंतर भी एक व्यापक प्रश्न है जिस पर हम उस समिति को निर्णय करना चाहिए। इस विशेष सिद्धांत पर भी क्या सेवा में जो 2 मूल तत्व हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। निश्चय ही इस उप समिति को इस बारे में भी निर्णय करना है। माननीय पीसी मित्तर, यदि आप अखिल भारतीय सेवा रखना चाहते हैं तो यह याद रखना आवश्यक है कि प्रांतों में परिस्थितियों वैसी नहीं है जब तक आप उन्हें प्रमाण नहीं ले लेते। मैं नहीं समझता कि भारत भर में सेवाओं के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति आकृष्ट करने के प्रश्न पर व्यापक आम राय भी कैसे बन सकती है। माननीय एपी पात्रे, हमारी एक समिति थी जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सेवाओं में छंटनी की कोई व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। यह एक अति स्वतंत्र समिति थी, लेकिन जिस परिणाम पर वह
पहुंची वह यह था कि वेतन की दरों को वास्तव में कुछ हद तक बढ़ा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर किसी स्वतंत्र समिति को विचार करना चाहिए। इसमें से कुछ जो यद्यपि भारतीयकरण के प्रबल समर्थक हैं, यह महसूस करते हैं कि हमारे अपने देश के हित में भारतीय अधिकारियों के वेतन में कुछ मितव्ययता बरती जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ऐसे अधिकारियों के लिए पर्याप्त आरक्षण भी होना चाहिए ताकि वे देश में अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में समर्थ हो सकें और स्वयं को प्रलोभन से बचा सकें। यह प्रश्न कि अच्छे लोगों को सेवा में रखने के लिए कौन सा वेतनमान पर्याप्त होगा, ऐसा मामला नहीं है जिसका तत्काल निश्चय किया जा सके। इस पर तो बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका सेवा की दक्षता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरा सादा निवेदन यह है कि हमें फिलहाल ब्यौरों के भार से बचना चाहिए। माननीय श्री सीतलवाड़, मेरे विचार में नियंत्रण संबंधी प्रश्न पर मेरी टिप्पणी को ठीक से समझा नहीं गया। मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि मोटे तौर पर एक सिद्धांत तय हो जाए कि नियंत्रण व्हाइट हॉल में रहेगा या भारत में। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपका ध्यान लंका आयोग की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसने इस व्यापक सिद्धांत की सिफारिश की थी कि लंका के निवासियों और अन्य लोगों के बीच वेतन में अंतर होना चाहिए। अध्यक्ष, यदि कार्यसूची की मद संख्या 7 के अंत में यह हो और यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार की समितियों के मार्गदर्शन के लिए कोई निश्चित सिफारिश की जानी चाहिए तो समस्या हल हो सकती है। लॉर्ड जेटलैंड, जिस प्रश्न पर माननीय श्री सीतलवाड़ चर्चा करना चाहते हैं वह मद 4 में उठाया जाएगा। नियंत्रण भर्ती प्राधिकार के हाथ में। अध्यक्ष, हम मद 4 में यह क्यों न जोड़ दें और नियंत्रण के संबंध में जो भी सामान्य सिफारिशें की जाएं, मैं लॉर्ड जेटलैंड से सहमत हूं कि इनमें से प्रत्येक एक दूसरे का परिणाम है। नियंत्रण भर्ती प्राधिकारी के हाथ में होगा। क्या आप डॉक्टर अंबेडकर की बात मानने के लिए मद 6 में यह जोड़ना चाहेंगे? और यदि ऐसा हो तो क्या ऐसी समितियों के मार्गदर्शन के लिए कुछ निश्चित सिफारिशें की जानी चाहिए? अध्यक्ष, अब हम मद 3 पर आते हैं। क्या अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित सेवाओं में से किसी के लिए भर्ती का भारतीय सिविल सेवा, ख भारतीय पुलिस सेवा, ग भारतीय वन सेवा, घ भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की सिंचाई शाखा जारी रहेगी? मैं यहाँ पर यह सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि समिति की का के लिए हाँ है, ख के लिए हाँ है और ग के लिए नहीं है, तो क्या मैं यह समझ लूँ कि क और ख के लिए उत्तर हाँ है? श्री शिवा राव, मेरा विचार है कि इन सभी सेवाओं का प्रांतीयकरण कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इन सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर संतोषजनक ढंग से न तो चलाया जा सकता है और न ही ऐसा करने से सेवाओं और मंत्रालय के बीच समुचित संबंध सुनिश्चित किया जा सकते हैं। श्री बसु, भारतीय सिविल सेवा एक सामान्य सेवा है जिसमें भर्ती की जाती है और इसका द्विशासन और त्रिशासन भी होता है। उदाहरण के लिए सामान्य सेवा में कुछ दिन रहने के बाद कुछ सदस्य सीमा शुल्क में आकर न्यायाधीश बन जाते हैं।